हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में। आज हम 7 मार्च का करंट पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलर करंट देखा कीजिए। रेगुलर मेरे चैनल पर रोज़ रात को ये वीडियोस आते हैं डेली के। आज से मैंने एक और कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है कि जो हम लास्ट में हलवा प्रश्न करते थे, उसकी जगह हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के उस दिन के करंट वन लाइनर फॉर्म में पढ़ लिया करेंगे। तो क्या होगा, उससे मध्य प्रदेश भी होता जाएगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन भी कवर होते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कितनी विभूतियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? 4, 6, 5 या 9? तो मध्य प्रदेश की तीन विभूतियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये पढ़ते कौन कौन को दिया गया? तो राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने रंगमंच के क्षेत्र में श्री राजीव वर्मा, श्री अनूप जोशी। तो याद रखिएगा, राजीव वर्मा और अनूप जोशी को किस क्षेत्र में है? रंगमंच के क्षेत्र में। तथा संगीत के क्षेत्र में कलापनी कोमकली को ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया। तो मध्य प्रदेश की जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया है, वो मध्य प्रदेश की कितनी विभूतियों को दिया गया है? मध्य प्रदेश की 3 विभूतियों को दिया गया है, जिसमें रंगमंच के क्षेत्र में किसको दिया है? राजीव वर्मा को और अनूप जोशी को। राजीव वर्मा और अनूप जोशी को रंगमंच के क्षेत्र के लिए दिया है। और जो कलापनी कोमकली है, जो कलापनी कोमकली है, आपने कुमार गंधर्व का नाम सुना होगा, देवास जिले के जो हैं, उन्हीं की ये सुपुत्री हैं, उनको ये सम्मान संगीत के क्षेत्र में दिया गया। संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। कलापनी कौन है? कुमार गंधर्व की पुत्री हैं। और मध्य प्रदेश की 3 जो शख्सियत हैं या मध्य प्रदेश की जो 3 विभूति हैं, उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2 को रंगमंच के क्षेत्र में और 1 को संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, गौशालाओं को प्रति गाय रुपये 20 रुपये के स्थान पर कितने रुपए देने की घोषणा हुई? तो जो गौशालाओं गायों के संरक्षण के लिए ये घोषणा हुई है। तो पहले गौशाला में गाय रखने पर एक गाय पर 20 रुपये दिया जाता था, और अब जो दिया जाएगा वो 40 रुपये दिया जाएगा। पहले कितना दिया जाता था? 20 रुपये दिया जाता था, और अब कितने रुपये दिया जाएगा? 40 रुपये दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में चैत माह से अगले वर्ष तक गौवंश रक्षा वर्ष भी मनाया जाएगा। जो चैत आने वाला है, उससे अगले वर्ष तक गौवंश रक्षा वर्ष भी मनाया जाएगा। गाय के लिए गौशालाओं को प्रति गाय की राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये की जाएगी। गौवंश बिहार विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में संचालित गौशालाओं को श्रेष्ठ संचालन के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे अपना नंबर सेव करा लीजिएगा हाय लिखकर। जितने भी मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम है, भारत के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी एग्ज़ाम है, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय जो भी एग्ज़ाम है, उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले के रियावल लहसुन को जीआई टैग मिला हुआ है? जीआई टैग जिसको हम भौगोलिक संकेतक या जोग्राफिकल इंडेक्स जिसको बोला जाता है। और जो जीआई टैग दिया जाता है, हर राज्य का होता है, हर जिले का जीआई टैग होता है, जो उस जिले की पहचान होती है। तो हाल ही में रियावल लहसुन को जीआई टैग मिला। ये कहाँ का मिला है? मंडला, गुना, रतलाम या सीहोर। तो जो रियावल लहसुन है वो रतलाम का जीआई टैग मिला है। मतलब रियावल लहसुन कहाँ का है? ये रतलाम का। रतलाम में एक गांव है रियावन नाम का। रतलाम का एक गांव है रियावन, उस गांव में ये रियावल लहसुन की बहुत ज़्यादा खेती होती है, और इसलिए इसको वहाँ का जीआई टैग मिला है। तो रियावल लहसुन कहाँ का हो गया है? रतलाम का हो गया है। रतलामी सेव के साथ रियावल लहसुन को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। रतलामी सेव जो आप लोगों ने सभी ने ही खाए होंगे, जो रतलाम का एक प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ अब रियावल लहसुन को भी रतलाम का एक उत्पाद मान लिया गया है। भौगोलिक संकेतक की बात करें तो भौगोलिक संकेतक की जो स्थापना हुई थी वो 15 सितंबर 2003 को हुई थी। कब हुई थी भौगोलिक संकेतक की स्थापना? 15 सितंबर 2003 को हुई थी। भौगोलिक संकेतक अधिनियम कब आया था? भौगोलिक संकेतक अधिनियम 2003 में आया था। सॉरी, भौगोलिक संकेतक जो अधिनियम आया था वो 1999 में आया था, और 1999 अधिनियम के तहत इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2003 में हुई थी।
किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी जिले के कोई भी उत्पाद को अगर भौगोलिक संकेतक दिया जाता है तो वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। मतलब उस जिले का वो उत्पाद, जैसे कि रियावल लहसुन है रतलाम का, ये अगले 10 वर्षों के लिए रतलाम का ही रहेगा। गोंड पेंटिंग जो है वो कहाँ का जीआई उत्पाद है, तो जो डिंडोरी का जीआई टैग दिया है गोंड पेंटिंग को, या गोंडी पेंटिंग को कहाँ का दिया है, डिंडोरी का। 2004 में जब से 2003 से जब भौगोलिक संकेतक की स्थापना हुई थी, तो सबसे पहले जो जीआई टैग दिया था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। सबसे पहला जीआई संकेतक किसको दिया गया, सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था, दार्जिलिंग की चाय को मिला था। तो ये सभी भौगोलिक संकेतक वाले क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, आप हमारी ये जनवरी की ई बुक परचेज कर सकते हैं। 25 रुपये की पीडीएफ है। जिस तरह से मैं एक क्वेश्चन करवा रही हूँ इसी तरह के क्वेश्चन इसमें कवर हैं। इसी तरह की आपको जनवरी की और इसी तरह की आप फरवरी की मध्य प्रदेश करंट की ई बुक परचेज कर सकते हैं। ये हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आपको टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये नोट्स कवर किए गए हैं। हर यूनिट का अलग अलग बुकलेट आपको मिलती है। सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे सिलेबस में दिया हुआ वैसे ही क्रम वाइज ये बुक्स कंप्लीट की गई हैं। हस्तनिर्मित मानचित्र, सारणी, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म एवं फ्लो चार्ट का इसमें उपयोग किया गया है। ये मेंस की बुक है जो जल्दी ही आपके सामने उपलब्ध होगी। हमारे जो मेंस के नोट्स रहते हैं वो हस्तलिखित प्रश्नोत्तर श्रृंखला में रहते हैं, फ्लो चार्ट डायग्राम सहित रहते हैं। ये भी जल्द उपलब्ध होंगे। अभी आपको हमारे प्रीलिम्स के नोट्स और एमपी सुपरवाइजर के नोट, महिला सुपरवाइजर के नोट्स मिल जाएंगे। ये इस तरह की महिला सुपरवाइजर की टोटल आपको 7 बुकलेट मिलती हैं। साथ में चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो, चाहे मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर हो, हम एक आपको ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पर इसकी तैयारी कराते हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। रेगुलर हमारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको इस पीएससी प्रीलिम्स के ग्रुप में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किन शहरों के बीच महाकाल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के किन शहरों में महाकाल एक्सप्रेसवे बनेगा। देवास उज्जैन धार, उज्जैन इंदौर धार, उज्जैन इंदौर भोपाल, या भोपाल उज्जैन देवास। तो जो महाकाल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा वो उज्जैन इंदौर और भोपाल के बीच बनाया जाएगा। अभी जो उज्जैन में एक कॉन्क्लेव हुआ था, बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ था उद्योगों का, क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन, वहाँ पर ये घोषणा हुई है कि महाकाल एक्सप्रेस बनाया जाएगा। 198 किलोमीटर का ये महाकाल एक्सप्रेस 4 लेन का होगा। अडानी समूह के अध्यक्ष जो हैं गौतम अडानी, उनके पुत्र हैं प्रणब अडानी, वो यहाँ पर जो उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आए थे और उन्होंने यहाँ पे 75,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। वो हमारे मध्य प्रदेश में इतना निवेश करेंगे। और साथ में उन्होंने 5,000, इसमें से ही जो 5 करोड़ रुपये है, 5,000 करोड़ रुपये है वो उज्जैन से इंदौर तक महाकाल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए खर्च किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे क्या करेगा, उज्जैन और इंदौर के बीच की जो यात्रा है उसको 45 मिनट कम कर देगा। दूसरे एक्सप्रेसवे की बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो चंबल एक्सप्रेसवे जो है वो 404 किलोमीटर लंबा है, जिसको अटल एक्सप्रेसवे भी नाम दिया गया है। और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बात की जाए तो नर्मदा एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 1265 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 965 मध्य प्रदेश में है, बाकी दूसरे राज्यों में है। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है, नर्मदा एक्सप्रेसवे। कितनी लंबाई है, 1265 किलोमीटर। चंबल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, 404 किलोमीटर है। अभी ये जो क्वेश्चन अभी मैं करवा रही हूँ, ये मैंने आपको ऊपर भी उसकी डिटेल बताई है। महाकाल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है, 192, 198, 93 या 200। तो महाकाल एक्सप्रेसवे की लंबाई है 198 किलोमीटर। उज्जैन इंदौर एक्सप्रेसवे है ये। और जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर और झाबुआ से गुजरेगा। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की बात करें, कब स्थापना हुई थी, तो 1962 में हुई थी और 2000 में इसको बंद कर दिया था। तो ये याद रखिएगा, जो महाकाल एक्सप्रेसवे है उसकी लंबाई कितनी है, 198 किलोमीटर है। इसकी जो पीडीएफ है रेगुलर की, मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पेड ग्रुप में पहुंचा देती हूं, जो आपको नोट्स के साथ मिलता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, साथ में आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी ग्रुपों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आकांक्षा 1957 मेरा इंस्टाग्राम ID, अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। आज से मैंने ये नया स्टार्ट किया है कि एक ही दिन, एक ही वीडियो में आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मध्य प्रदेश करंट कवर होते रहे। तो मैं डेली आपको अब जो है उस दिन की जो भी खबरें रहेंगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वो वन लाइनर में कवर करा दिया करूँगी और MCQ में हमारे जो MP डेली करंट अफेयर्स कवर रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन।
फ्रांस जो है वो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन सा बन गया है? फ्रांस। फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दूसरा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आधारित परमाणु संयंत्र प्रारंभ करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र आरंभ हुआ। आपसे पूछेंगे देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ आरंभ हुआ है? हरियाणा के हिसार में। दुबई में हुई है दुनिया की पहली जेट सूट रेस। दुनिया की पहली जेट सूट रेस कहाँ पे हुई है? दुबई में। बीएसएफ की पहली महिला स्पिनर कौन बनी है? तो बीएसएफ की पहली महिला स्निपर बनी है सुमन कुमारी। कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने यूरेनस और नेपच्यून में 3 नए चंद्रमाओं की खोज की। कहाँ पे? यूरेनस और नेपच्यून में 3 चंद्रमाओं की खोज की है। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस हाल ही में बनाया है। कितना बनाया है? 174वां। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि भारत में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ऋषि सनक, अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल्ला खान या इमैनुअल मैक्रो। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, फ्रांस के हैं। और ये सभी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर कमेंट, अगर आपको आंसर आता है तो दीजिए, नहीं आता है तो गूगल कीजिए, लेकिन आंसर जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।